तो नाउ हम कंटिन्यू करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स की साइंस प्रॉब्लम को। तो ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या कहते हैं इसके अंदर कि अ पर्सन गेट्स इनटू एन एलिवेटर एट द लॉबी लेवल ऑफ अ होटल टुगेदर विद हिज 30 kg सूटकेस। 30 kg का एक सूटकेस है जो एक पर्सन के साथ लॉबी लेवल पर है और एलिवेटर के अंदर दाखिल होता है एंड गेट्स आउट एट द 10th फ्लोर। कहाँ उतरता है वो? 10th फ्लोर पे वो बाहर आता है उधर से। फ्लोर कितना है? 10th फ्लोर 30 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय द मोटर, के मोटर ने, एलिवेटर की मोटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की और वो उसको स्टोर करा दी। मतलब जाहिर सी बात है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड है। तो वो क्या होती है, एनर्जी लूज होकर कहाँ जाती है? वो किसी जो सब्जेक्ट ऊपर चढ़ता है, बंदा, और वो सूट केस जो ऊपर गया उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होगी कि वो किसी हाइट पे चला गया। सही है, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हुई होगी। तो हमें मालूम करनी है नाउ स्टोर, जो वो एनर्जी जो मोटर ने कंज्यूम की इफ ऑफ द एलिवेटर दैट इज नाउ स्टोर इन द सूटकेस के अंदर हो गए। तो सूटकेस के अंदर एनर्जी स्टोर हमें निकालनी है। तो सूटकेस का मास हमें दिया हुआ है 30 kg और कितनी मीटर हाइट पर है? वो 30 मीटर की हाइट पर। तो सिंपली हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। एनर्जी स्टोर निकालनी है, मतलब यहाँ पे पावर जनरेशन वगैरह की कोई बात ही नहीं हुई। तो हमें एनर्जी स्टोर निकालिए ई मैक, और वो किसकी वजह से आई है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई है। तो एम जी एच आ जाएगा सिंपली। एम हमें पता है 30 kg है, जी हमें पता है 9.81 है, हाइट हमें दे दी है उन्होंने 35 मीटर। तो सिंपली हमारे पास ये सवाल ईजिली बआसानी सॉल्व हो गया, जो कि इसकी एनर्जी आई है 10.29 किलो जूल। ये एनर्जी स्टोर हुई है सूटकेस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 32 है। डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड फॉर अ 200 kg कार। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। To climb a 10 meter long uphill road with a slope of 30 degree in 10 सेकेंड। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन 32 में कि एक हमारे पास ये रोड है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल पे 30 डिग्री के, और ये जो लेंथ दी हुई है हमें, ये दी हुई है 100 मीटर की लेंथ। एक गाड़ी इसके ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। इस गाड़ी का हमें वेट गिवन दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 200 kg। सही है, हमारे पास 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। 10 सेकंड में इसको हमें पूरे रोड को कवर कराना है, 10 सेकंड में, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट ए में क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि इस गाड़ी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से 100 मीटर को कवर कराते हैं। पार्ट ए में ये कहता है। मैं तो पार्ट ए को ही पहले सॉल्व कर देंगे, बाकी चीज़ें देखे बगैर। सो क्वेश्चन ए में हमें जो कहा गया है कि हमें कांस्टेंट वेलोसिटी इस कार को इस अपहिल रोड को क्रॉस कराना है जो 100 मीटर का है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कहा है तो v1 बराबर हो जाएगा v2। इसका मतलब क्या है? v1 v2 मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो एनर्जी है वो नहीं होगी इसके अंदर। तो जो हाइट की वजह से बनेगी वही बनेगी। तो हमारे पास डेल ई मैक जो आ जाएगी वो आएगी डेल ई मैक डिवाइड बाय डेल टी। अब हमें ई मैक का पता है हमारा किस वजह से आएगी, बाकी तो फैक्टर जीरो हो जाएंगे, खाली एम जी एच की वजह से आ जाएगी और नीचे डेल टी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एच की। एच जो होती है वो वर्टिकल हाइट होती है। यहाँ पे वर्टिकल हाइट नहीं गिवन दी गई, हमें सिर्फ 100 मीटर की है। ये जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है वो हाइट, वो लेंथ गिवन दी गई है। तो हमें ये हाइट चाहिए, तो सिंपली हमारे पास रेशियो से आ जाएगी साइन थीटा साइन 30 और एच। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100 साइन 30 और साइन 30 हमारे पास कितना होता है? हाफ। तो हमारे पास जो एच आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एच भी आ चुका है। तो सिंपली हम वैल्यू प्लग इन करेंगे कि हमारे पास मास गिवन दिया हुआ है 2000, जी हमें पता है 9.81, हाइट गिवन दी गई है हमारे पास 50, और कितने सेकंड में हमें मूव करा था? 10 सेकंड में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए पार्ट का हाइट, सॉरी ये डेल ई होगा, हाइट तो मैंने ऊपर निकाल के दिखा दी थी, डेल ई मैक। तो ये हमारे पास आ गया 98.07 किलो वोल्ट आ गई। अब इसको कैलकुलेटर से चेक करिए। अच्छा, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमें क्या कहा है? पार्ट बी में हमें कहा है कि फ्रॉम रेस्ट टू अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर सेकंड, के पहले कार जो है रेस्ट हालत में है, फिर हमने उसको स्टार्ट करके फिर जो है मूव कराने शुरू करा है। तो वो जब ये 100 मीटर का रूट क्रॉस करेगी तब उसकी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। मतलब वेलोसिटी का चेंज आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी वाला फैक्टर भी इसमें होगा। तो v1 हमारे पास 0 हो जाएगा और v2 हमारे पास हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो सिर्फ वैल्यू प्लग इन करेंगे हम इसके अंदर। हमारे पास v2 माइनस v1 डिनोमिनेटर में 2 और m v2 का स्क्वायर होगा
आपको अगर फॉर्मूले हैं, और एम जी एच भी हमारे पास यहाँ डेल एच होता है जो हाइट का डिफरेंस है, मतलब इस हाइट से इस हाइट तक। अब हमने इसको 0 लिया है, एच 0, और इसको हमने एच 50 लिया है, तो हमारे पास ये 50 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 सेकंड था। तो सिंपली हम वैल्यू प्लग इन करेंगे, V1 की जगह 0 और V2 की जगह 30। तो हमारे पास जहाँ ई मैक आ जाएगा पावर जनरेशन जो आ जाएगी पार्ट बी की, वो आ जाएगी 188.07 किलोवाट। अब पार्ट सी की बात कर लेते हैं कि पार्ट सी में हमें क्या गया है। पार्ट सी में हमें कहा गया है कि फ्रॉम 30 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड है जब वो इस अपहिल रोड पे चढ़ी, और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। बाद में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो के 5 मीटर पर सेकंड हो गई 35 मीटर पर सेकंड से। और लास्ट में हमें कहा गया है कि डिसरिगार्ड करना है हमें फ्रिक्शन, एयर ड्रैग और रोलिंग रेजिस्टेंस वगैरह सबको आइडियल कंडीशन के तौर पे, वरना ये रियल वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल होती है। तो खैर हमारे पास वेलोसिटी जो गिवन दी गई है, V1 दी थी वो 35 दी थी, और V2 हमें 5 दी थी। इसमें हम सिंपली वही वैल्यू प्लग इन करेंगे। हमारे पास V1 35 और V2 5, तो V2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर और डिवाइड में 2, फिर मास हमें दे दिया 2000, फिर प्लस करा देंगे M 2000 और MGH वाला फैक्टर जी हमें पता है 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें 50 पता है, और डिवाइड में हमारे पास 10 सेकंड में। तो यहाँ से जो पार्ट 7 की हमारे पास पावर जनरेशन एनर्जी आ गई, पावर जनरेशन आ गई है, वो आ गई है 2 माइनस का 21.93, मतलब ये डिक्रीज हो रही है पावर, ये फैक्टर माइनस का इस वजह से आया 35 की वजह से। सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जाते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सजेस्टेड प्रॉब्लम का सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 का 33 है। क्या कहना है इसके अंदर, आ डैमेज कार। अब जो बात हुई है वो एक डैमेज कार है, इस बीइंग टो, वो किसी से टो कराई जा रही है, मतलब कोई गाड़ी खराब हो जाती है कार, तो हम पीछे उसको टो करके जो है उसको लेके जाते हैं किसी भी रिपेयर शॉप वगैरह कहीं पे भी, बाय ट्रक, एक ट्रक के जरिए टो कराई जा रही है। नेग्लेक्ट कर दिया हमें फ्रिक्शन, एयर ड्रैग एंड रोलिंग डिस्टेंस वगैरह, और डिटरमाइन एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड, मतलब उस ट्रक को जो एक्स्ट्रा पावर चाहिए उस गाड़ी को मूव कराने के लिए फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड। पार्ट ए तो बिल्कुल आसान हो गया। अच्छा इसकी बात देखें, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन, एयर ड्रैग एंड रोलिंग डिस्टेंस। अच्छा ए पार्ट की बात आ गई, तो पार्ट ए में क्या कहता है कि हमें जो है ना नेग्लेक्ट कर देनी है चीज़ें वगैरह सब, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराना है। सही है, तो हमारे पास इस ट्रक को कितनी एक्स्ट्रा पावर चाहिए इस गाड़ी को मूव कराने के। अच्छा इसके अंदर जो फ्रिक्शन वगैरह होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है ये एक्सेल वगैरह में जो फ्रिक्शन वगैरह आती हैं जो, उसकी वजह से एनर्जी जो है इसके अंदर कंज्यूम हो रही होगी, एक्स्ट्रा पावर इसको लगानी पड़ी होगी। लेकिन जब हमें सारी रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह जो टायर और रोड के दरमियान थी वो सब हमें नेग्लेक्ट करने का बोल दिया गया है, तो इसको एक्स्ट्रा पावर को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक भी कि जो एनर्जी जो बॉडी मोशन में रहेंगी वो मोशन में ही रहेंगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उसको ना रोक दे। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एयर ड्रैग वगैरह फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा तो मैं इसको जब फोर्स लगाऊंगा तो ये चलता ही रहेगा, जब तक कि इसके दरमियान अगर फ्रिक्शन आ गई पेपर और पेन के दरमियान तो ये रुक जाएगा। अगर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगी तो ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेज इसको जो है ना इसके रेस्ट का कॉज ना बन जाए। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास इसको जो एनर्जी चाहिए होगी वो जीरो चाहिए होगी, इसको कोई एक्स्ट्रा पावर चाहिए ही नहीं होगी इसको मूव कराने। तो पार्ट ए तो हमारे पास सिंपल ही हो गया। अच्छा पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले भी कांस्टेंट वेलोसिटी का ही कहा था लेवल रोड पे, लेकिन अब कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर से ऑन अ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अपहिल रोड, मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने करा था कि 30 डिग्री पे अपहिल रोड है और वहां पे मैं जाना, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर दी तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से जो फैक्टर है एनर्जी का वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि V2 माइनस V1 जीरो हो जाएगा, तो तब भी जो है वो फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे थोड़े फॉर्मूले को थोड़ा सा। तो ये हमारे पास देख लें, हमारे पास जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो MGH होगा। अब 30 डिग्री अपनी रोड की बात करी है तो फिर वही होगा कि हमारे पास जो 30 डिग्री थी ये हाइट हो जाएगी हमारे पास H साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा H साइन 30 डिग्री और डेल टी, क्योंकि ये डॉट वाला है एनर्जी पर सेकंड वाली के पावर की बात होगी। तो अच्छा अब ये देखें हमारे पास S बराबर होता है VT के, तो हमारे पास V बराबर हो जाएगा S अपॉन टी। S क्या है, कोई हाइट है कोई डिस्टेंस है, तो इधर H अपॉन टी भी हो सकता है, तो ये H अपॉन टी V के बराबर आ जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला रेंज हो जाएगा mg V साइन 30 डिग्री। तो सिंपली ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया इससे हम जो है अपनी एनर्जी निकाल लेंगे, पावर जनरेशन निकाल लेंगे। एम हमें पता है कि 1200 और जी हमें पता है 9.81, वी हमें गिवन दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 100 डिवाइड बाय 3600, ये आप चेक कर लीजिएगा। और साइन 30 हमें पता है, साइन 30 हो जाएगा ये 30 डिग्री, ये बराबर होता है 1/2 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी जनरेशन आ गई, पावर जनरेशन आ गई है, वो आ गई है हमारे पास
पार्ट बी की 81.725 किलो वॉट, ये हमारे पास आ गई है। चलें पार्ट सी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सी में हमसे क्या कह रहा है, टू एक्सिलरेट ऑन अ लेवल लोड। अच्छा, अब एक्सिलरेशन की बात आ गई तो एनर्जी वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसकी वजह से जो फैक्टर होगा वो इसमें एप्लीकेबल होगा। ऑन अ लेवल लोड की बात आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। वो तो हमारे पास फ्रॉम स्टॉप टू 90 किलोवाट पर आवर, तो हमें ये एक्सीलरेशन भी बता दी है कि पहले रेस्ट में थी और फिर 90 किलोवाट पर आवर से जा रही है इन 12 सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड वाला फैक्टर भी आ गया, मतलब टाइम वाला फैक्टर भी अभी होगा। तो सिंपली सी में हमारे पास V1 0 दे दी है, V2 हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर आ गई। अच्छा, अब 90 किलोमीटर पर आवर को मैं चेंज कर लूँगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 से, तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब डेल ई डॉट मैक जो है हमारे पास वो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि डेल ई डॉट का फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर हट जाएगा, तो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला रहेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा m और V2 माइनस V1 वाला, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 और टाइम का फैक्टर। तो मैंने सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दी, m की जगह 1200 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 ही आ गया। V2 का स्क्वायर मतलब 25 मीटर पर सेकंड में कर दिया था 90 किलोमीटर पर आवर को, तो 25 का स्क्वायर माइनस इनिशियली वो रेस्ट में थी तो 0 और डिवाइड में टाइम मुझे कितना गिवन दिया था कि 12 सेकंड में उसको कवर करना है। और तो मेरे पास यहाँ से जो पावर जनरेशन आ गई वो आ गई 31.25 किलोवाट। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन दिया गया है कि चैप्टर 2 का 39 क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर नॉर्मली कंटेन है कि 40 पीपल है, उसके अंदर इस टू बी एयर कंडीशन है वो रूम, उसके अंदर क्या दिया है विद विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स ऑफ 5 किलोवाट, मतलब उसके अंदर जो एयर कंडीशनिंग यूनिट 5 किलोवाट के हैं कूलिंग कैपेसिटी के लिए। तो अ पर्सन एट अ रेस्ट मे बी एज्यूम टू डिसिपेट, जो उसके अंदर रूम में 40 लोग बैठे हैं उसमें से जो एक बंदा जो एनर्जी डिसिपेट करता है वो कितनी करता है 360 किलो जूल पर आवर में वो उतनी एनर्जी डिसिपेट कर देता है। देयर आर 10 लाइट बल्ब, उस कमरे में 10 लाइट बल्ब भी और लगे हुए हैं रूम के अंदर, जो कि किस रेट से जो है पावर लूज करते हैं, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ क्लासरूम थ्रू द वॉल। अच्छा, बल्ब की वजह से जो दिया हुआ है वो ईच विद अ रेटिंग ऑफ 100 वॉट, मतलब एक बल्ब जो है वो उसकी रेटिंग है 100 वॉट की, और ये जो है क्लासरूम में बैठे हुए लोगों की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो 360 किलो जूल है, और जो बल्ब है उसकी जो है वो 100 वॉट है। अच्छा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द क्लासरूम जो थ्रू द वॉल्स और विंडो की वजह से जाहिर सी बात है वो इंसुलेशन नहीं होंगे, वो कोई ना कोई हीट ट्रांसफर करेंगे। तो वो जो हीट ट्रांसफर है वो इस एस्टिमेट किया गया है कि 15,000 किलो जूल पर आवर में कि वो इतनी हीट ट्रांसफर कर देते हैं विंडो और वॉल के जरिए। अच्छा, इफ द रूम एयर इज टू बी मेंटेन, अच्छा अंदर की जो रूम है उसकी एयर मेंटेन करी जाए कांस्टेंट टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिटरमाइन करना है कि विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स कितने चाहिए होंगे जो हमारे पास 50 किलोवाट के हैं, तो हमें ये मालूम करना है। तो अब हमें किस किस एनर्जी को हमने कवर करना है उसको रोक के रखना है। जो 40 रूम में बंदे हैं, 10 बल्ब लगे हुए हैं घर में, और वॉल के थ्रू विंडो और वॉल्स के थ्रू जो हमारे पास एनर्जी आ रही है उनको हमने जो ना बराबर करना है, उनको रोकना है कि उनको हम किस तरीके से जो है ना मेंटेन रख सकते हैं एयर कंडीशन यूनिट की वजह से। तो सिंपली हमें क्या करना है, पहले मैंने मेंशन कर दिया कि पीपल की वजह से जो एनर्जी आ रही है एक पर्सन की वजह से वो 360 जूल आ रही है पर आवर में, और एक बल्ब की वजह से आ रही है वो 100 वॉट है, और विंडो और वॉल की वजह से जो है वो 15,000 किलोवाट पर आवर है। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल जो है 40 है, नंबर ऑफ बल्ब जो है वो 10 है, तो सिंपली एक बंदे की वजह से इतनी है तो 40 बंदों की वजह से कितनी होगी, तो मैंने सिंपली इसको 40 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब 360 किलो जूल पर आवर है, तो मैंने इसको क्या करा है सिंपली किलो जूल पर आवर को हमने चेंज कर दिया है। इसको हमने बस चेंज करना है किस फैक्टर से, मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेल ई मैक है मैंने इसको बराबर लेना है, इसको मैंने निकालना है टोटल। अब 40 बंदों की वजह से एक बंदे की वजह से वो 360 किलोवाट पर आवर है, तो किलोवाट से हमें जाना है वो वॉट में, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और आवर की वजह से 60 मल्टीप्लाई बाय 60 की वजह से ये हो जाएगा 3600, तो 2 0 से 2 0 के अंदर 10/36 का फैक्टर है, तो मैंने सिर्फ 10/36 का फैक्टर किया। अच्छा, अब 10 बल्ब लगे हुए हैं और एक बल्ब की वजह से 100 वॉट है, मतलब एनर्जी मतलब जूल पर सेकेंड, तो सिंपली तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 ही लिख दिया, कोई चेंज फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास जो वॉल्स और विंडो की वजह से यदि वो 15,000 किलोवाट आवर थी, तो मैंने उसको भी बस जूल पर सेकंड में करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी टोटल आ गई है, जो पावर आ गई है, कितनी मेरे पास आ रही है इस रूम में टोटल, वो आ रही है 9.167 किलोवाट। अच्छा, मेरे पास इतनी पावर आ रही है, और मुझे क्या एक यूनिट जो पावर मेंटेन कर सकता है, एक यूनिट जो है वो है 5 किलोवाट, जो मेंशन दिया हुआ है कि एयर कंडीशन यूनिट ऑफ 50 किलोवाट का कूलिंग कैपेसिटी है उसकी, तो वो कितनी कूलिंग कैपेसिटी को मैनेज कर सकता है, मतलब ठंडा रख सकता है, कूल कर सकता है। तो मेरे पास जो अंदर जो
जो है चीज़ें थी प्यूपल की वजह से एनर्जी थी और बल्ब की वजह से थी, और जो एनर्जी ट्रांसफर होती विंडो वॉल की वजह से वो 9.176 है, 167 है, इतने किलोवाट की है। तो मेरे पास कितने यूनिट लगेंगे? 2। तो 2 यूनिट लगेंगे 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी के रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे पूरे सजेशन क्वेश्चन हो चुके हैं।